लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आई थिंक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स देख लिया था। तो उसका जनरल अप्रोच मैंने बता दिया था लास्ट टाइम तक, है ना? वो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला ही बता दिया था। क्लियर है? ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते थे। अब कई बार क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना अपने लिए कई बार लेंथी भी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उस केस में आप डायरेक्टली फाइंड भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपको दो तरीके होते हैं। या तो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, या तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, या फिर वो आपका क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो केस लिखवा देता हूँ। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर मैं बोलूंगा इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन ऑफ कर्व क्यों सोल्व करना है, व्हाइल फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन आइदर, दो केस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला, आइदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। और सेकंड केस क्या हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब दोनों इक्वेशन को मैं ऑब्जर्व करूं और उस ऑब्जर्वेशन से मैं निकाल सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूँ, जब तक रिक्वायर्ड नहीं हो तब तक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना कंपेरेटिवली लेंथी होता है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, डोंट फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अंटिल रिक्वायर्ड। मतलब जब तक जरूरत नहीं है तब तक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं फाइंड करना। ठीक है? कैसे केस बनते हैं, ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले रफली ग्राफ बना की कोशिश करो, रफली या फिर मतलब फेयरली ग्राफ बनाने की कोशिश करो, और ऑब्जर्व करो कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया आपका, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स y square is equals to 4x and y is equals to a की पावर माइनस एक्स बाई टू। अब देखो ये एक पैराबोला है और ये एक एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना कंपेरेटिवली लेंथी होगा, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दोनों के रफली ग्राफ करूँ। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ एक पैराबोला बनता है कुछ इस पैटर्न का। ये जो कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, और दूसरा कर्व कौन सा है आपका, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू। y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस पैटर्न का बनता है। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर माइनस ऑफ एक्स बाई टू। अब क्लियरली देखो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इसकी एक रफली मैंने एक टेंजेंट खींची, इसकी एक रफली एक टेंजेंट खींची। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मुझे थीटा है, नियरर टू 90 डिग्री दिख रहा है, नियरर टू 90 दिख रहा है। तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि क्या m1 m2 -1 तो नहीं है, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें m1 m2 -1 मतलब कर्व ऑर्थोगोनल है, और उन दोनों केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? तो उसके करने के लिए मेरे को स्लोप निकालनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मान लिया p x1 y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस केस में डिफरेंशिएट करो, तो पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 4x है, सॉरी 4x नहीं 4x करो।
और ये क्या आ जाएगा आपका 4। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा आपका 2/y, मतलब m1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी x1 कोमा y1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 2/y1। सिमिलरली दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो यहाँ पे देखूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माई ई की पावर माइनस ऑफ एक्स बाई टू इंटू -1/2। अब ये इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ y, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ -y/2। तो m2 की वैल्यू बोलूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कोमा y1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -y1/2। अब क्लियरली देखो यहाँ पे दोनों कर्व को देखोगे तो m1 m2 की वैल्यू 2/y1 इंटू -y1/2, मतलब क्लियरली m1 m2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया आपका -1 आ गया, मतलब बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल्स। और इस केस में थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 90 डिग्री, और यही आपका क्या होगा आपका आंसर। ये एक पहला मेथड मैंने बताया कि हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वहां पे जरूरत ही नहीं पड़े। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पे बता देता हूँ जिससे आपका क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y इज इक्वल टू 1 e की पावर 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू ln x। अब देखो ये दो कर्व हैं, अब दो कर्व हैं, यहाँ पे मेरे को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इसको ग्राफ बनाऊं, तो ये y का y इज इक्वल टू e की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू ए ई की पावर x है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स जैसा। और ये क्या आ जाएगा, इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू ln x प्लस ln e, तो मतलब y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो इसका ग्राफ y इक्वल टू ln x जैसा बनेगा, लेकिन 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका ग्राफ e की पावर माइनस एक्स जैसा बनेगा। अब मैं दोनों के ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ln x का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ आपका 1,0 पे होता है, x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 1 पे रखूंगा तो वैल्यू इसकी पर 1 आ जाएगी, तो इस केस में इसका ग्राफ क्या बनेगा 1,1, मतलब कुछ ऊपर से ऐसा चला जाएगा, ln x जैसे ही बनेगा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। और ln x को मैंने, ये ln x का ग्राफ होता है रफली, उसको क्या कर दिया मैंने एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। और दूसरा y इक्वल टू e इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनेगा e की पावर माइनस एक्स जैसा ही, तो ये e की पावर माइनस एक्स जैसा बन गया। अब क्लियरली दिख रहा है हम क्या इन दोनों कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, तो ये आपका क्या पॉइंट निकाल दिया P। अब इस केस में मैं दोनों की टेंजेंट निकालूं, तो दोनों के टेंजेंट पे एक ये टेंजेंट खींच दी और दूसरी ये टेंजेंट खींच दी, तो क्लियरली दिख रहा है थीटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के नियर दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत ना पड़े। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँ, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू ई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको बोल सकता हूँ y, तो ई वाई हो जाएगा। अब ये पॉइंट मैंने बोल दिया P, x1 कोमा y1 मैंने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो m1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 कोमा y1, उसकी वैल्यू क्या बोल दी ई वाई वन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। दूसरा कर्व है, इस केस में इस कर्व का डिफरेंशिएट कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएट 1/x प्लस आपका क्या जाएगा, ये 1 का क्या जाएगा 0, मतलब m2 की वैल्यू निकालूं तो क्या जाएगी 1/x। देखो गड़बड़ हो गई, ये तो हमने मॉडिफाइड कर किया है ना, तो मॉडिफाइड कर नहीं कर तो यही है, तो y इज इक्वल्स टू ln x ई है, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू ln x ई है, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू ln x। उससे आंसर अलग क्यों आ रहा था, क्योंकि ये मॉडिफाइड इक्वेशन थी, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन का ही डिफरेंशिएट करना है,
तो सबसे पहले ln का क्या करूंगा, तो 1/xe इंटू चैन रूल से करूंगा आपका e एज इट इज, और आपका क्या x का क्या जाएगा सिंपल। तो गड़बड़ कहाँ पे आ रही है यहाँ पे? अच्छा, गड़बड़ यहाँ नहीं आ रही है एक्चुअली, गड़बड़ पहले वाले में आ रही है। वापस से करके देखते हैं, दोनों ही ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बोल दी y इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स है, तो इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर 1 माइनस एक्स इंटू 0 - 1। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। तो बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, मतलब m1 की वैल्यू मैं बोलूंगा तो ई क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ y1। और सिमिलरली दूसरा कर्व दे दिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स ई। इस केस में डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/xe इंटू ई इंटू 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/x1। अब यहाँ पे आप निकालूंगा तो m1 इंटू m2 की वैल्यू, m1 इंटू m2 की वैल्यू यहाँ पे देखूंगा तो -y1/x1 आएगी। -y1/x1 है। अब ये देखो, ये सिंप्लीफाई होनी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ये निकालना है। आप निकालो, मैं करता हूँ, निकालो एक बार आप। हाँ, किसी का आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बताएगा कैसे निकालें। सर 90 ही आ रहा है सर आंसर। लेकिन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। x इज इक्वल्स टू 1 रखने से आ जाएगा। गुड। तो देखो, इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर्व को सिंप्लीफाई करूं तो y इज इक्वल्स टू, मतलब e की पावर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू ln ऑफ x। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे आप लॉजिकली सोच के देखो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे इक्वल हो सकते हैं। देखो, ये देखो नियरली मुझे 1 के आसपास लग रही है, ये मैंने ग्राफ बनाया 1 के आसपास लग रही है। तो मैं क्या करूँ, x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखता हूँ। x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो ये क्या जाएगा, e की पावर 0 इज इक्वल्स टू ln e की पावर 0, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट होगा, और y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 1 है, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या जाएगा आपका, 1,1। अब इस केस में यहाँ पे मैं देखूंगा m1 इंटू m2, उसकी वैल्यू क्या आती है, -y1/x1, तो मतलब -1/1। तो क्लियरली दिख रहा है कि m1 m2 इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब कर्व क्या है, ऑर्थोगोनल, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्यों नहीं फाइंड करना, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऐसे क्लियर हुए दोनों कंसेप्ट। आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन है आपका, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जल्दी से बताओ।
आंसर देखो क्या करूंगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कोई ऐसा बनेगा, इधर 90 डिग्री 90 डिग्री। 90। ठीक है, गुड। ये आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये पहले वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये कैसा बनेगा, कुछ इस पैटर्न का कर्व बनेगा। ये हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे लगता है ये तो आते ही होंगे सबको। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन ये दोनों ग्राफ आपका क्या सिमेट्री है, तो क्या बोलूँ आपका ड्यू टू सिमेट्री। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका यहाँ पे थीटा 1 है और थीटा 2 दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन क्योंकि एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओरिजिन के रेस्पेक्टिव सिमेट्री होता है, ये आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री है, तो दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब दोनों में सेम टाइप का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो सेम टाइप का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो ये पॉइंट निकालो, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। तो क्लियरली दिख रहा है आपका थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के नियरर दिख रहा है। नियरर दिख रहा है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्या करूँ, सीधा डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालूँ। तो मैं m1 की निकालूंगा और m2 निकालूंगा, तो m1 m2 इक्वल्स टू माइनस बना जाएगा। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल्स हो जाएंगे, तो आर ऑर्थोगोनल। आई थिंक सबका आगे होगा, मैं स्किप कर सकता हूँ ये वाला पार्ट। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनकेस आएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपका, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और ये याद भी रखना, इस रिजल्ट को याद रख लेना, लर्न कर लेना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y is equals to sin x and y is equals to cos x between टू पॉइंट ऑफ इंटर, बिटवीन चेंज कर देता हूं मैं, x बिलोंग्स टू पाई से लेके 3π/2। वैसे हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने चेंज करके दे दिया आपका कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। यहाँ पे 90 डिग्री आंसर नहीं है, जल्दी से बताओ। काफी टाइम ले लिया। tan inverse root Tan 2 inverse- होता है सर। tan इनवर्स रूट 2
नहीं, 2√2 Tan inverse tan टू रूट टू tan inverse 2√2. हाँ, हर जगह पे यही होगा, tan इनवर्स 2√2। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बना दूँ करूँ, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का करूँ है 0 पाई और 2 पाई, और ये आपका क्या है y इक्वल्स टू कॉस एक्स का करो। क्लियरली है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3π/2 और 3π/4, सॉरी 5π/4 होगा, और उसकी वैल्यू क्या आपकी -1/√2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड है, इसलिए मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5π/4 और -1/√2 ये डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। उस केस में मैं डिफरेंशिएट निकालूंगा तो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास cos x, और यहाँ पे m1 की वैल्यू मैं बोलूंगा तो क्या आ जाएगी आपकी cos 5π/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2। और m2 की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल्स टू cos x है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये क्या बन जाएगी -sin x। तो m2 की वैल्यू निकालूंगा तो -sin π/4, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1/√2। तो क्लियरली दिख रहा है m1 m2 इक्वल्स टू -1 तो है नहीं, तो इस केस में एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल में बोल सकता हूँ tan थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो m1 की वैल्यू क्या आपकी 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2 डिवाइड बाई 1 + 1/√2 इंटू -1/√2। तो ये बोल सकता हूँ ये क्या बन जाएगा आपका 2/√2, एलसीएम तो 2 - 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका √2 टाइम, तो क्या जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2√2, तो थीटा इक्वल्स टू आपका क्या tan इनवर्स 2√2, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन और डिफिकल्ट पूछ सकता है, कई बार उल्टा दे सकता है। जैसे आपका क्या क्वेश्चन और बनाने के लिए कंडीशन फाइंड करवाए, जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दिया फाइंड कंडीशन। देखिए इस टाइप का पीजीटीवी में पूछने जाने का चांस कम ही है, क्योंकि अननेसेसरी डिफिकल्ट बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, फिर भी देख लो। फाइंड कंडीशन फॉर विच कर्व्स x² अपॉन a² a1² प्लस y² अपॉन b1² इज टू 1 एंड x² अपॉन a2² प्लस y² अपॉन b2² इज टू 1 intersects each other orthogonally। अब दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उस केस में कंडीशन पूछ रहे हैं। तो ऑर्थोगोनली कंडीशन आपको पता है m1 m2 = -1 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी आपकी a1 और a2, ये दे रखा है ना a1 b1 और a2 b2, a1 b1 a2 b2 इनके टर्म्स में होगी। तो निकालो फटाफट से क्या कंडीशन होगी। एक कुछ सिचुएशन ऐसे बन सकती है, पहला वाला करो एक इलिप्स है, ये ऐसा आ रहा है, और दूसरा वाला मान लो कोई कुछ इस पैटर्न का इलिप्स है। तो ये दो पॉइंट पे चारों पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके चारों पट आपके क्या सिमेट्रिक होंगे, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। तो ये फिगर ऐसा बन गया, लेकिन ये जो थीटा है ये आपका क्या चाहिए 90 डिग्री चाहिए। तो इस केस में कंडीशन निकालनी, तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो पहला कर्व मैं बोल सकता हूँ आपका x² अपॉन a1² प्लस y² अपॉन b1² -1 इज टू 0, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b1 का स्क्वायर इंटू dy/dx इजिकल्स टू क्या आपका 0, 2 भगा दूं, और ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता है तो पॉइंट मैंने बोल दिया p x1, y बना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, आपके पास कंडीशन आपका क्या होगा dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
x1 अपॉन a1 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर अपॉन y1। ये इसकी वैल्यू मैं m1 बोल दूं। और सिमिलरली m2 भी ऐसे ही बोल सकता हूँ, माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर इंटू b2 का स्क्वायर अपॉन y1, ये m2। अब आपको पता है कि m1 m2 इज टू माइनस वन, m1 m2 इज टू आपका क्या है -1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस x1 अपॉन y1 इंटू b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इंटू माइनस x1 अपॉन y1 इंटू b2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1। तो -1 से -1 कैंसिल कर दिया, तो क्या बोल सकता हूँ माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका a1 a2 का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये बोल दिया। लेकिन कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन तो a1 a2 b1 b2 की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो कंडीशन कैसे निकाल लो मुझे बताओ। x1 और y1 ये एक्स्ट्रा आ गए, उनको कैसे हटाऊं? कोई भी कोई भी रोशनी? कर्व पे लाई करते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, फिर मैनिपुलेट करेंगे। करो मैनिपुलेट। चूंकि x1 y1 लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन बोथ कर्व, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे x1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बोल दिए। एंड x2 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अपॉन b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या जाएगा आपका x1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, मुझे क्या दे रखा है आपका a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, वो निकालना है। तो क्लियरली b1 b2 की टर्म एक साथ ले लो, a1 a2 की एक साथ ले लो। तो यहाँ पे आप निकालोगे, ये x1 बनेगा ना, सॉरी x2 का बनेगा, x1 x2, ये x1 x2, ये y1 y2। तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, x1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर अपॉन b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक स्टेप बचाने के लिए इधर राइट साइड ले जाऊँ, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये आपका क्या है -1। और इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इंटू -1, उसकी वैल्यू बोल सकता हूँ b2 का स्क्वायर, तो b2 प्लस b1 इंटू b2 माइनस b1 डिवाइड बाई a2 माइनस a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू यहाँ पे मैं देखूंगा क्या बचेगा आपका b1 b2 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2। एक काम करो, इसकी वैल्यू भी लेफ्ट साइड ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ। तो इनटू ये क्या बन जाएगा आपका b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। अब देखो थोड़ा ध्यान से, आपके पास जो इक्वेशन बनी थी उसमें थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से आप देखोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। तो लेफ्ट साइड पूरा कॉमन है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मेरे पास क्या जाएगा आपका b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर दूं,
a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर। यही आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। क्या किसी स्टूडेंट का आंसर आया था ये? ठीक है, नोट करो। डन। ठीक है, तो यही था आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल में। थोड़ा सा आधा लेक्चर एक्स्ट्रा लग गया, 2 लेक्चर में कंप्लीट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के बेसिस पे किसी भी फंक्शन का बिहेवियर मुझे निकालना है। फंक्शन का जो बिहेवियर है जब निकालना हो एट एनी पॉइंट पे, तो वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे या तो क्या दे सकता है आपका, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नेचर का हो सकता है, और इसको मैं बोलता हूं आपका मोनोटोनिक। या फिर वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी क्या होती है, किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर बताना, वो आपका क्या है, मोनोटोनिसिटी में आता है। तो सबसे पहले आपका बताओ, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग। क्या कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? और एक और बोल देता हूँ, नॉन डिक्रीजिंग। क्या डिफरेंस है? क्या कोई सेम है या डिफरेंट है, क्या है? कोई भी एक्सप्लेन करेगा? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सारे वैल्यूज के लिए इंक्रीज होना चाहिए, बट बाकी सब में कांस्टेंट भी रह सकता है ठीक है। कुछ और वैल्यूज के लिए। ठीक है, और एक चीज और चाहिए मुझे, एक होता है आपका स्टेटिक पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? सेम है तो क्या सेम है, डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? कोई भी? तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ जिसपे बिहेवियर चेंज होता है किसी भी फंक्शन का। नहीं, ज्यादा बेटर डेफिनेशन नहीं है, और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। कोई और? कोई भी? देखो, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा मतलब आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, जहां पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो या फिर एफ डैश एक्स आपका क्या है, नॉट डिफाइंड। ये दोनों सिचुएशन हो तो ऐसे केस में वो पॉइंट आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। इसलिए हम लोग जनरली क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है।
ये सारी चीज मैंने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से मुझे लगता है कि यदि इंटरव्यू में आपका यदि प्रोफाइल ज्यादा रिलेवेंट नहीं है तो फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, व्हाट इज कंटिन्यूस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या कंडीशन हो सकती है, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नॉन आपका प्रोफाइल वाला है, डिफरेंट प्रोफाइल वाला है, उनके लिए तो एटलीस्ट ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है हर पॉइंट पे। मतलब मैं क्या बोलूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 is greater than x2, f of x1 is greater than f of x2 for all x1 and x2 belongs to real number, या फिर ऑल डोमेन, डोमेन बोल देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जितने भी x1 और x2 डिफाइन है उनके लिए यदि ऐसा हो कि x1 की वैल्यू बढ़ती है, x2 से वैल्यू बड़ी है, और उस केस में f of x1 is equals to f of x greater than f of x2, मतलब उस केस में फंक्शन आपका सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और स्टेशनरी पॉइंट दोनों सेम है क्या सर? नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कॉनकेविटी चेंज होती है, ये कॉनकेविटी चेंज हो जाती है, जहाँ पे कॉनकेविटी, यहाँ पे कॉनकेव अपर डाउनवर्ड अलग होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इफ x1 is greater than x2, this implies f(x1) is greater than f(x2), then function is strictly increasing, and vice versa, and vice versa। vice versa का मतलब ये दे रखा है, if f of x1 is greater than f of x2, this implies x1 is greater than x2 है, तो भी आपका क्या है, strictly increasing होगा। सेकेंड फंक्शन होता है आपका इंक्रीजिंग। यदि कोई फंक्शन ऐसा हो कि किसी एक इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका क्या कांस्टेंट है, फिर वापस से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इस इंटरवल में इंक्रीज है, यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर रहा है, तो इस टाइप के जो फंक्शन है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देता हूँ, या फिर इसको दूसरा बोल सकता हूँ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल देता हूँ। नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये डिक्रीज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रह सकता है या इंक्रीज हो सकता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलूंगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 is greater than x2, this implies f of x1 is greater than f of x2, greater than equals to। अब यहाँ पे equals to भी हो सकता है, equals to क्यों, क्योंकि यहाँ पे f of x1 और f of x2 दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। सिमिलरली ऐसे ही आपके क्या डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो तीसरा टाइप का जो फंक्शन हो गया, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है ये, और चौथा फंक्शन कुछ मान लो ऐसा दे दिया, ये क्या आ जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसकी भी कंडीशन मैं बता देता हूँ। ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x1 is greater than x2, this implies f(x1) is less than f of x2, and vice versa for all x1 x2 belongs to real number। तो उस केस में यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम कंडीशन होगी। ये चारों कंडीशन चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ूं। अच्छा मुझे बताओ, कॉमन सेंस वाला डाउट, क्या किसी भी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए उस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग होने के लिए क्या उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस या डिफरेंटेबल होना जरूरी है? क्या किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबल होना जरूरी है, यस और नो? और लॉजिक के साथ बताओ। सर जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं है, 10x के खिलाफ। जरूरी नहीं है। इन अबाउ 4 केसेस
function need not to be continuous or differentiable at any point where मुझे फाइंड करना है। कैसे? देखो ये है, अब इस केस में ये कोई पॉइंट ऐसा दे रखा है, इस पॉइंट पे फंक्शन ऐसा डिफाइन है, इस पे आपका कुछ ऐसा डिफाइन है। ये कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा डिफाइन है, इस केस में ये दोबारा से कुछ कॉन्केविटी चेंज कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसे डिफाइन है। अब यहाँ पे क्या ऐसे करूंगा, यहाँ पे डेफिनेशन चेक करने का मेरा दूसरा पे जाएगा, ये x इज टू ए है, तो मैं क्या करूँ, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, जब इस x इज टू ए पे ऊपर वाले पॉइंट्स में भी देखूंगा, इस पे दूसरी डेफिनेशन जो बोली है मैंने, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब यहाँ पे मैंने क्या बोला, x इज टू ए कोई पॉइंट है, उसके ऊपर वैल्यू आपकी क्या है, एफ ऑफ ए है, और उससे थोड़ा सा आगे मतलब h ले लेता हूँ 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने x इज टू ए प्लस एच, तो उसके ऊपर जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, f ऑफ ए प्लस एच, और ये तीसरी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x इज टू ए माइनस एच पे, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बन जाएगी f ऑफ ए माइनस एच। तो क्लियरली वन बोलूँ, वन a माइनस एच और f ऑफ ए और ए प्लस एच दे रखा है, तो यदि ऐसा दे रखा है तो उस केस में f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच, तो मतलब ये क्या जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, तो आपका क्या, इंक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं सोचूं कि इफ a माइनस एच लेस देन a और a प्लस एच दे रखा है, तो इस केस में f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ a, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच दे रखा है, तो उस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब मुझे बताओ क्या ये कंडीशन इन दोनों केसेस में भी फुलफिल हो रही है? यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू a, ये आपका क्या है, a माइनस एच, तो ये वैल्यू आपकी f ऑफ a माइनस एच, ये वैल्यू आपकी f ऑफ a, और ये वैल्यू आपकी f ऑफ a प्लस एच। तो क्लियरली मैं बोलूंगा f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, मतलब आपका क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सिमिलरली यहाँ पे भी देखूंगा तो f ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? यस नो बोलो, आगे बढ़ेंगे फिर। डन, आगे बढ़ो। ठीक, अब मैथमेटिकल, ये तो क्या है, ग्राफिकली देख लिया, ये तो ग्राफिकली देख लिया, अब मैथमेटिकली कैसे देखूंगा, मैथमेटिकली कैसे देखूंगा? अब यदि कोई फंक्शन आपका क्या डिफरेंटेबल दे रखा है, तो उस केस में मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। डिफरेंटेबल नहीं दे रखा है तो उस केस पे मुझे एलएसडी आरएसडी दोनों निकाल के देखना पड़ेगा, और या फिर वैल्यू फंक्शन देख के मेरे को निकालना पड़ेगा, जैसे ग्राफ बनाया है उस तरीके ग्राफ बना के देखूंगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल है तो उस केस में हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो मैथमेटिकली कंडीशन क्या होगी, इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंटेबल फंक्शन, then it will be strictly increasing
in an interval I1 if f dash x greater than 0 for all x belongs to I1। यदि किसी भी इंटरवल में f dash x greater than 0 है तो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, पहला। सेकेंड, if function fx is a differentiable function, then it will be increasing function in an interval I1 if f dash x is greater than equals to 0 for all x belongs to I। सिमिलरली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ f dash x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1 हो गया, तो उस केस में ये बन जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और f dash x लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I1 दे दिया, तो इस केस में क्या बन जाएगा आपका, डिक्रीजिंग। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? लिख लिया? जस्ट ना बोलो, आगे बढ़े। अरे कोई लिख भी रहा है या फिर मैं अकेले ही पढ़े जा रहा हूँ आज? डन? चलो मैं जूम कर लेता हूँ, लिख लिया। अब इसका एक एक्सेप्शन रूल भी है। मैंने क्या बोला है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इंक्रीज। लेकिन क्या f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में क्या मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूँ क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ क्या इस केस में? f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है उस केस में, बताओ। मैं बोल सकता हूँ। कैसे कंडीशन? इफ f dash x is greater than equals to 0 and f dash x is equals to 0, hold for a point specific। not for a continuous interval। then also function behave like strictly increasing function। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया f dash f(x) is equals to x। अब मैं क्या करूं, f dash x निकाल दो, तो f dash x निकालूंगा तो क्या जाएगा, 3x²। अब f dash x 0 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आपकी, पॉजिटिव, और f डैश 0 नेगेटिव, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। लेकिन f डैश 0, उसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0। तो क्लियरली बोल सकता हूँ f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड, बट यहाँ पे क्या है आपका, f डैश x इज इक्वल्स टू 0, होल्ड फॉर ए पॉइंट ओनली, होल्ड फॉर ए पॉइंट, नॉट फॉर ए कंटिन्यूअस इंटरवल। तो इस केस में ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह ही बिहेव करेगा। कंटिन्यूस इंटरवल में नहीं, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस बनना चाहिए, मतलब जहाँ पे एफ एक पॉइंट आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। और यूजुअली ऐसे केस में आपका क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। यूजुअली ऐसे केस में इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। जैसे आपका क्या है, ये कोई कर्व दे दिया आपका, ये कर्व दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है।
लेकिन उसके आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, दोनों जगह पे पॉजिटिव है, मतलब ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली मैं एक्सटेंड करते हुए रहूंगा, इफ f dash x less than equals to 0 and f dash x equals to 0 hold for a point specific, not for a continuous interval. Then also function is strictly decreasing function. उस केस में भी मैं फंक्शन को क्या बोलूंगा, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आगे से जब भी कंडीशन लगानी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उसके लिए मैं f dash x लेस देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लूंगा, और उस केस में चेक करूंगा कि f dash x इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? सर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या क्रिटिकल? क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आगे होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताता है f डबल डैश x, वो बताता है। तो ऐसा कोई लिंक नहीं है इसमें, इन्फ्लेक्शन बताता है एफ डबल डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये सारी चीज बताएंगे एफ डैश एक्स, तो इन सब में कोई लिंक नहीं है। इन्फ्लेक्शन अलग, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अलग होता है जहाँ पे कॉनकेविटी चेंज करेगा, वो जब पढ़ेंगे तब ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए लिख मान के चल लो कि ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एफ डैश एक्स तो 0 होगा तभी तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा, उसी के बाद तो मुझे इनको निकालना पड़ेगा, आपका इन्फ्लेशन वगैरह तो आगे की कंडीशन होगी। क्लियर है? ठीक है, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। इसका मुझे नेचर भी चेक करना है, इसका मुझे ग्राफ भी बनाना है, और फंक्शन का टाइप भी बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ग्राफ बनाऊंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 व्हेन cos x क्या होगा, ग्रेटर देन -1। लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, इक्वल्स टू 0 व्हेन cos x इज इक्वल्स टू -1। और ये कब होगा, x बहुत सारे पॉइंट, पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, एंड सोन सोन, माइनस पाई हो गया, -3 पाई हो गया, एंड सोन सोन, बहुत सारे पॉइंट्स पे आ रहा है। लेकिन ये जहां पे भी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब पाई पे पॉइंट पे आ रहा है, उसके आगे और पीछे दोनों जगह पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन किसी भी कंटिन्यूअस इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन बिहेव्स लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, मुझे साइन एक्स ऐड करना है, तो साइन एक्स ऐड करना है मतलब साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इसका ग्राफ एक्स से बड़ा होगा, जहां पे साइन एक्स नेगेटिव होगा मतलब उसका ग्राफ एक्स से छोटा होगा। तो क्लियरली बोलूँ, 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐड हो जाएगा साइन की तरह। 0 से पाई से 2 पाई में साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स, साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका ग्राफ आपका क्या, एक्स से छोटा हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा, ग्राफ कुछ ऐसा, ग्राफ कुछ ऐसा, ऐसा, सिमिलरली कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ इस पैटर्न का। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स टू 0 हो रहा है, लेकिन आगे दोनों जगह पे पॉजिटिव है, तो मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ आपका क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसको टाइप ऑफ फंक्शन जब पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ फंक्शन बता सकते हो, वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, क्या फंक्शन है? यदि फंक्शन डिफाइन है आर से लेके आर में, तो बताओ कौन सा फंक्शन है, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, बाइजेक्टिव, क्या है? कोई भी याद नहीं है फंक्शन?
सृष्टि सर 1 1 आगे ऑन टू इनटू ये जो फंक्शन होता है 1 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू अच्छा 1 ऑन टू फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन है, याद है मैंने कंडीशन बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब स्टार्टिंग में, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। लेकिन इस फंक्शन की एक खास बात है, ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। जो इनवर्स फाइंड करने के जो ट्रेडिशनल मेथड है उन सारे मेथड को यूज करके मैं इन सारे फंक्शन का मैं इनवर्स फाइंड नहीं कर सकता। इसका इनवर्स मुझे अलग तरीके से एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज या फिर ऐसा अलग साइंटिफिक तरीके से हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो कभी नहीं पूछेगा इसका इनवर्स फाइंड करो, क्योंकि इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन हम नहीं निकाल सकते नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल मैथमेटिक्स से, इसलिए नहीं चीज पूछ जाएगा। लेकिन ये काम की चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये चीज सारी चीज आप याद रख लो, ये सारी की सारी चीज इस फंक्शन को ही याद रखो। एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा का फंक्शन होता है, ये बिहेव करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, इसका ग्राफ ऐसा रखते हो 1 बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये सारी चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो अभी ये बताओ 5-7 मिनट में जो पढ़ा है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करो या फिर कल के लेक्चर में उसको मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि टाइम हो गया अपना। जो पढ़ाया है उसी पे कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम बताऊं या फिर नेक्स्ट लेक्चर फ्रेश लेक्चर से स्टार्ट करूं? मयंक आप चले गए हो? मयंक चला गया शायद, मयंक की मीटिंग थी। ठीक है, बताओ क्या करना है? सर कल ही करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब सैटरडे को हम लोग आई थिंक इस वीक में हम लोग ये कंप्लीट करके और नेक्स्ट चैप्टर में संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का। तो साथ साथ में आप एनसीईआरटी वगैरह में एक बार देखते आना, मैं बता दूंगा वैसे सैटरडे की क्लास में आपको। तो बेसिक एक बार देख लेना जिससे मैं तो थोड़ा और फास्टली करने में बेनिफिट हो। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।